हिम व बहते जल के जमाव। अंतिम हिमोड के निकट निरंतर बर्फ पिघलते रहने से बर्फीला जल बहने लगता है। इसी भांति घाटी हिमानी व महाद्वीपीय हिमानी के निचले तल के निकट दबाव व गर्मी से जल की छोटी छोटी सरिताएं या धाराएं बहती हैं और ये बहते हुए विशेष प्रकार की स्थलाकृतियों को जन्म देती हैं, जिनमें प्रमुख है एस्कर या मिट्टी के मार्ग। हिमानी की तली में बर्फीले जल के साथ बारीक अवसाद भी धीरे धीरे बहते व जमते जाते हैं। हिमानी के समाप्त होने के साथ साथ वहाँ पर उठे हुए मिट्टी के मार्ग की भांति यहाँ अवसाद जमा होते जाते हैं। इनका मार्ग प्राय लहरदार होता है और इनकी ऊंचाई धरातल से 30 से 100 मीटर तक व लंबाई 15 से 25 किलोमीटर के आसपास रहती है। यह दलदली प्रदेश में व्यवस्थित या सुचारू मार्गों के लिए विशेष उपयोगी हैं। नॉर्वे, फिनलैंड आदि देशों में ऐसे एस्कर अधिक पाए जाते हैं। अगली आकृति है केम। यह एस्कर के मुंह पर बना एक प्रकार का विशेष टीले जैसा जमाव होता है। इसकी स्थिति अंतिम हिमोड के क्षेत्र में होती है, किंतु ये अंतिम हिमोड से भिन्न होते हैं। जहाँ मॉरिन में सूक्ष्म व बड़े पदार्थ मिले रहते हैं, वहीं केम का निर्माण मुख्यतः सूक्ष्म रेत से होता है। ऐसे केम जब स्वतंत्र या अलग पाए जाएं तो उन्हें लॉन केम या एकाकी केम कहते हैं, किंतु बड़ी हिमानी के नीचे कई एस्कर मार्ग होते हैं, अतः उनके मुंह पर बने अनेक केम आपस में मिल जाते हैं। ऐसे एक साथ मिले केम समूहों को गुथे हुए केम कहते हैं। यह कंकड़, पत्थर एवं मिट्टी के समूह के प्रभाव से बने होने के कारण अधिक संगठित होते हैं। अगली आकृति है केतली नुमा जमाव, ग्लेशियल कैटल। अंतिम हिमोड क्षेत्र में जमे हिमोड व अन्य विशेष जमावों के बीच प्राकृतिक रूप से छोटे छोटे गड्ढे प्राय शंकु की तरह देखने को मिलते हैं। इनमें बड़े बड़े बर्फ़ के टुकड़े होते हैं जो दिन में गर्मी पाकर या हिमानी के पीछे हटने पर पानी के गड्ढों के रूप में बन जाते हैं। इन्हें ही केतली नुमा जमाव या गड्ढे कहते हैं। कई बार जब ऐसे गड्ढे बड़े होते हैं तो उनमें अवसाद और मॉरन जमा होते जाते हैं। ऐसे विशेष जमाव को हिमोक कहते हैं। अगली आकृति है हिमानी धोत मैदान, आउटवॉश प्लेन। जहां अंतिम हिमोड के पश्चात पानी की धाराएं बहना प्रारंभ करती हैं, वहीं से धीरे धीरे सभी प्रकार के हिमोड बहते जल में आकार के अनुसार व्यवस्थित रूप में जमा होने लगते हैं। वहाँ समतल प्राय छोटे छोटे मैदानी क्षेत्र बनते जाते हैं। इसी कारण इन्हें हिमानी के अवशेष आउटवॉश मैदान कहते हैं। इनका ढाल धीमा होता है एवं ढालू चबूतरे जैसे आकृति हिमानी की अंतिम सीमा से बाहर की ओर बनती रहती है। यहाँ मृत्तिका, बालू और बजरी हिमानी से बहने वाली धाराओं द्वारा निक्षेपित की जाती है। और सबसे अंतिम जो आकृति है वह कैटल या हिमगर्तिका, हिमनदीय अपोड में पाए जाने वाला गर्त जो सामान्यतः बड़े हिमखंडों के पिघलने से बनता है। यह प्राय जल से भरा होता है। कैटल के मध्य में कभी कभी छोटे टीले भी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हमने ये चैप्टर जो है मोटे रूप से इसको समाप्त किया है और इसमें हमने देखा कि किस तरीके से अपक्षय अपर्दन के कारक के रूप में किस प्रकार हिमानी जो है वो अपना कार्य संपन्न करती है। इसको पुनः
अगर समराइज़ किया जाए तो ग्लेशियर जो है वो मुख्यतः 3 तरीके से कार्य करता है अपना इरोजन का। उसमें उत्पाटन, अपघर्षण और सनी घर्षण। और ये भी उच्च पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर देखा गया है कि जो ग्लेशियर है वो अपरदन का एक प्रभावी कारक है, उतना प्रभावी नहीं जितना नदी होती है। और दूसरा ये कि जो ग्लेशियर द्वारा बनाई हुई आकृतियां हैं वो नदी द्वारा बनाई हुई आकृतियों से पूर्णतः भिन्न होती हैं, लेकिन स्नो लाइन ऊपर और नीचे होने के कारण ऋतु अनुसार, और जब वो स्नो लाइन ऊपर की तरफ जाती है तो जहाँ बर्फ़ हिमनद था वहाँ पर नदी सरिता का उद्भव हो जाता है, निर्माण हो जाता है। और वो जो बहता हुआ जल है वो अलग प्रकार से कार्य करता है, जो हिमनद है वो अलग प्रकार से कार्य करता है। लेकिन दोनों ही पर्वतीय क्षेत्रों में प्रभावशाली अपरदन के कारक हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यदि हिमरेखा ऊपर की तरफ जाती है और वहाँ पर नदी का अपरदन कार्य होना प्रारंभ होता है तो नदी तो हिमनद की बजाय अपरदन का ज़्यादा सक्रिय और प्रभावशाली कारक होने के कारण पदार्थों को ज़्यादा मात्रा में अपने साथ प्रवाहित करने में सक्षम होती है, जितना कि हिमनद नहीं होता। तो ये जो इस तरीके से अपरदन का कार्य है ये पर्वतीय क्षेत्रों में चलता रहता है। और मुख्य बात यही है कि अब हिमनद भी जो है वो अपरदन का प्रभावी कारक है। और जो हिमरेखा है वो ध्रुवों पे बिल्कुल समुद्र तल के बराबर, और जैसे ही आप विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा की तरफ आते हैं तो इसकी ऊंचाई लगातार बढ़ती जाती है। और हिमालय पर्वत श्रृंखला में ये जो है ये 8,000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर मिलती है। धन्यवाद।